हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रीवियस वीडियो कौन सी जो बिजनेस लॉ की मैंने शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। एंड देयर आई सेड आई विल बी ट्राइंग टू कमिंग अप विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में उस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे, तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं हम विद सॉल्यूशन आई विल बी हेयर। और वो वीडियो कौन सी है उसका लिंक यहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ से वो लिंक ले सकते हैं, नहीं तो आप बिजनेस लॉ की मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब अच्छी चीज़ क्या है बच्चों, यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस दूंगी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आई विल ट्राई टू कम अप कि मैं आपको दोनों मीडियम में वो चीज़ जो है प्रोवाइड करा सकूँ। सो हेयर आई एम विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज all contracts are agreements but all agreements are not contracts. Explain and discuss the essentials of a valid contract. सभी अनुबंध समझौते हैं लेकिन सभी समझौते अनुबंध नहीं है। इस कथन को समझाएं और एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्वों पर चर्चा करें। इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से दें। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले यू विल बी डिस्क्राइबिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट कि व्हाट इज ऑल कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट का क्या मतलब है, मीन्स सब अनुबंध समझौते हैं। दूसरे पॉइंट पैराग्राफ में आप बताएंगे कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, कि सभी समझौते अनुबंध नहीं है। देन यू विल बी एक्सप्लेनिंग द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक अनुबंध के आवश्यक तत्वों पर आप बात करेंगे और देयर आफ्टर यू विल बी प्रोवाइडिंग द निष्कर्ष और कंक्लूजन। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप एक फ्यू लाइन्स यू विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है? द स्टेटमेंट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है? तो आप इसके आंसर में लिखेंगे कि इट हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, कि यह कथन समझौतों और अनुबंधों के बीच संबंध को स्पष्ट कर रहा है। अब वो क्या संबंध स्पष्ट कर रहा है? उस संबंध में वो ये बता रहा है कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट है, क्योंकि एग्रीमेंट में म्यूचुअल कंसेंट होगा बिटवीन द पार्टीज, तभी वो एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बच्चों, एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि नाम से देखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। कुछ एग्रीमेंट होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। मतलब क्या है कि एग्रीमेंट का स्कोप जो है वो क्या है? वाइडर है, ठीक है। यानी कि जो अनुबंध है, ठीक है, अनुबंध का जो स्कोप है वो कम है, समझौतों का अनुबंध क्या है? विस्तृत है। विस्तार से आप बता सकते हैं। आप एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट में देखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, पहले आप इस लाइन के बारे में बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट इज द सबसेट ऑफ एग्रीमेंट, अनुबंध समझौतों का एक हिस्सा है। It arises when an agreement fulfills certain legal conditions that make it enforceable in a court of law. यानी कि कोई भी एग्रीमेंट जब लीगल कंडीशंस को, यानी कि कुछ कानूनी शर्तों को पूरा करता है, और उन शर्तों के पूरा करने से क्या होगा कि वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, जिसे कानून के द्वारा लागू किया जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट क्या होगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट सिंपल है, दो पार्टीज हैं, उनके बीच में कोई भी बात हुई, ठीक है, लेकिन जब वो एग्रीमेंट एसेंशियल कंडीशंस को पूरा करेगा, वो 9 पॉइंट्स में डिस्कस कर रही हूँ, कुछ बुक में 7 है, मोर और लेस सेम है, ठीक है। तो जब एक एग्रीमेंट 9 पॉइंट्स को पूरा करेगा, 9 कंडीशंस को फुलफिल करेगा, 9 शर्तों को पूरा करेगा, तभी वो एग्रीमेंट क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर दे रखा है, इफ 2 पार्टीज एग्री ऑन सेलिंग एंड बाइंग अ कार। 2 पार्टीज हैं, अब उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ। किस चीज़ का हुआ? कि एक पार्टी सेल करेगी और दूसरी पार्टी परचेज करेगी क्या? कार, एक स्पेसिफिक समय पर, एक स्पेसिफिक कीमत पर,
ठीक है। तो द एग्रीमेंट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगर वो कंडीशंस पूरी कर रहा है तो वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वो कंडीशंस इन्होंने बता रखी हैं कि कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल पर्पस होना चाहिए। अब ये सब क्या है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे ठीक है। अब पहले मैंने आपको बताया कि आपने पहले पैराग्राफ में उस जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसका रिलेशनशिप बताया, फिर आपने बताया कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, फिर आप क्या बताओगे, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन को आप ऐसे स्टेटमेंट को तो एक्सप्लेन करोगे ना बच्चों। तो एग्रीमेंट्स आर ब्रॉडर एंड इंक्लूड एनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज। एग्रीमेंट क्या है, ब्रॉड है, ठीक है। अगर उसमें कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द पार्टीज, लेकिन अगर किसी एग्रीमेंट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज नहीं है, यानी कि वो 7 एसेंशियल पॉइंट्स को कंसीडर नहीं कर रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, अ प्रॉमिस टू मीट अ फ्रेंड फॉर कॉफी इज एन एग्रीमेंट but not a contract as it lacks enforceability and legal intention। यानी कि आपको अपने किसी दोस्त को मिलने के लिए आपके फ्रेंड ने बोला कि लेट्स मीट अप फॉर अ कप ऑफ कॉफी, और आप पहुंच नहीं पाए किसी भी कारण की वजह से, वॉट एवर द रीजन वॉज। अब क्या वो फ्रेंड आप पे कोर्ट केस कर देगा कि मैंने इसको कॉफी पे बुलाया था और ये तो आया नहीं, तो अब इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया, तो अब मैं तो आपके ऊपर कोर्ट केस कर रहा हूँ, कर सकता है वो? नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो वो एग्रीमेंट ही रहेगा, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। क्लियर? अब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व क्या है, ठीक है। अब वो क्या है, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ही 100% क्यों लिखा है। इस 100% का मतलब क्या है कि जितने भी इसके आप एसेंशियल्स पढ़ेंगे, जितने भी आप इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे, वो सारे पॉइंट्स कंप्लीट कंडीशंस आप पढ़ेंगे, वो सारी कंडीशंस जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक कोई भी एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, कोई एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं हो रही तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो समझौता एक वैध अनुबंध नहीं बनेगा। वैध नहीं होगा तो क्या होगा, वॉइड होगा। वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा, वॉइड होगा। तो पहली कंडीशन क्या है बच्चों, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव और स्वीकृति। कई बुक में प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के नाम से भी है। एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि सबसे पहली चीज प्रपोजल, ऑफर का मतलब क्या है। ऑफर के लिए बच्चों एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देयर मस्ट बी 2 और मोर पार्टीज। 2 या 2 से अधिक पार्टीज का होना आवश्यक है, ठीक है। देयर मस्ट बी लॉफुल ऑफर। ऑफर क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। दूसरा, बाय 1 पार्टी, एक पार्टी के द्वारा होना चाहिए, एक पक्षकार के द्वारा होना चाहिए। एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस, यानी कि वैध स्वीकृति होनी चाहिए। बाय द अदर, दूसरे पक्षकार के द्वारा, यानी कि सबसे पहली चीज 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है। एक पक्षकार अपने आप से कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अपने आप को मैं प्रॉमिस करके सो रही हूँ कि मैं तो सुबह उठ के पढ़ूंगी, तो क्या वो एक मेरा अपने आप से एग्रीमेंट है? नो, वो एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट के लिए 2 पार्टीज का होना आवश्यक है, ठीक है। सो अब बात यह है कि दोनों पार्टीज के बीच में जो भी बात हुई दैट मस्ट बी क्लियर, ठीक है, अनकंडीशनल और कम्युनिकेटेड। एक दूसरे को कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए ऑफर्स टू सेल हिज बाइक टू बी। ए ने बी को अपनी बाइक सेल करने के लिए बोला कि ओके आई वांट टू सेल माय बाइक टू यू फॉर 50,000। तो बी कहता है हाँ ठीक है मैं खरीद लूंगा, बी इज रेडी। तो अब ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी होगी, तो पहला एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फुलफिल्ड। क्लियर, ठीक है। तो एक वैध अनुबंध का जो पहला आवश्यक तत्व है वो पूरा हो गया। अब आ जाओ दूसरे तत्व पर। दूसरा क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी कि कानूनी संबंध बनाने का इरादा। कानूनी संबंध बनाने के इरादे से मतलब क्या है बच्चों, कि आप दूसरी पार्टी को लीगली बाउंड कर सको। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यू इनवाइटेड योर फ्रेंड फॉर ओवर अ कप ऑफ टी, तो या कॉफी की बात थी, सॉरी। तो वहां पर क्या हुआ बच्चों, आप केस नहीं कर सकते थे ना, तो
आप लीगल बाइंडिंग नहीं थी उस केस में, है ना। तो जहां पर आप लीगल बाइंडिंग क्रिएट कर सकते हो वहां पर ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो देखो यहां पर लिखा है द पार्टीज मस्ट इंटेंड टू एंटर इनटू अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर यूजुअली नॉट एनफोर्सिएबल एज कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सच इंटेंशन, क्योंकि इसमें ऐसी इंटेंशन की एब्सेंस होती है, ठीक है। तो पक्षकारों को आप कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता करने का इरादा होना चाहिए। जो पारिवारिक और सामाजिक समझौते होते हैं वो आमतौर पर अनुबंध नहीं माने जाते। एग्रीमेंट बिटवीन द फैमिली मेंबर टू शेयर एक्सपेंसेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि आप अब दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों ने मिलके खर्चा बांट रखा है कि मेरी इनकम से ये करेंगे, आपके हस्बैंड की इनकम से ये चीज़ होगा, वाइफ की इनकम से ये वाला खर्चा होगा। तो किसी कारण से एक महीना हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाया, तो क्या वो दोनों एक दूसरे को कोर्ट केस कर देंगे? नहीं करते ना। आप अपने घर में एग्जाम्पल लेके देखो, नहीं करते ना। चलो आ जाओ अब थर्ड पॉइंट पे, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या है बच्चों? लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है वैध प्रतिफल। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग फॉर समथिंग, कि कुछ के बदले कुछ, ठीक है। मतलब एक पर्सन दूसरी पार्टी को कुछ दे रहा है तो दूसरी पार्टी भी फर्स्ट पार्टी को कुछ देगी, ठीक है। तो बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहां पर लिखा है देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इन्वॉल्व समथिंग ऑफ द वैल्यू कंसिडरेशन एक्सचेंज्ड बिटवीन द पार्टीज, यानी कि कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, कुछ वैल्यू होना चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए जो दोनों पार्टीज के बीच में एक्सचेंज हो। एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ देगी और दूसरी पार्टी पहली पार्टी को कुछ देगी, ठीक है। सो द कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, रियल, नॉट इमोरल एंड नॉट इलीगल। अब कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, ठीक है, और इमोरल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, पेइंग मनी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इज अ लॉफुल कंसिडरेशन। बड़ा सिंपल एग्जांपल है, आप किसी भी शॉप पर जाते हो टू बाय एनीथिंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू वेंट टू अ शॉप टू बाय द क्लोथिंग्स। आप अपने कपड़े खरीदने के लिए, आपने अपनी शर्ट खरीदनी थी, आप एक शॉप पर गए, यू वेंट टू द शॉप, आपने एक शर्ट पसंद किया, आपने वो शर्ट जो शॉपकीपर है उसको पेमेंट दी और उसने आपको शर्ट दिया, ठीक है। तो वो क्या है? सिंपल, लीगल, लॉफुल कंसिडरेशन। फ्री में तो नहीं देगा ना कोई भी आपको शर्ट, तो वो क्या था? एक कॉन्ट्रैक्ट था। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कब होगा कि जो भी उसमें जो पार्टीज हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो दो पक्षकार जिनकी हम बात कर रहे हैं कि कम से कम दो पक्षकार होने चाहिए, तो वो दो पक्षकार कंपीटेंट टू डू सो होने चाहिए, उनमें अनुबंध करने की क्षमता होनी आवश्यक है। अब वो अनुबंध करने की क्षमता किनके अंदर होती है? तो बच्चों, अनुबंध 3 लोग के बारे में यहां पर बता रखा है। सक्षम कौन है, ठीक है, अनुबंध करने के लिए सक्षम कौन है, कौन सी पार्टी जो है वो कंपीटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहला क्या है? मस्ट बी ऑफ द लीगल एज, यानी कि मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। और इंडिया में वो एज कितनी है? 18 ईयर्स और ओल्डर। यानी कि अगर कोई भी दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो वह कंपीटेंट नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। दूसरा, मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, यानी कि वह स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। तो स्वस्थ मस्तिष्क का और अस्वस्थ मस्तिष्क क्या होता है? साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड क्या है बच्चों? इसमें आप एग्जाम्पल, अच्छा आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी गजनी, ठीक है, उसमें आमिर खान का क्या रोल था कि वो बीच बीच में उसको एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता था। तो जब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ उसको, उस टाइम वो उसका मस्तिष्क क्या था? स्वस्थ नहीं था, ही वॉज नॉट ऑफ साउंड माइंड। तो लीगली क्या होता है कि अगर कोई पर्सन ऐसी किसी सिचुएशन में है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तभी वैलिड होगा जब उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उस समय साउंड माइंड में था। क्लियर? ठीक है। मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जैसे कि इंसॉल्वेंट पर्सन फॉर एग्जाम्पल,
क्लियर। अब अ माइनर्स एग्रीमेंट टू सेल प्रॉपर्टी इज वॉइड, इसका एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें बच्चों आपको ना एग्जाम्पल्स बिजनेस लॉ में केस स्टडीज और एग्जाम्पल जरूर डालने हैं सो एज टू स्कोर गुड। तो आप देखना मैंने हर जितने भी पॉइंट्स हैं एसेंशियल्स के, आपको हर एक में एक एग्जाम्पल ऐड किया है, ठीक है। 5th पॉइंट पे आ जाओ, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या है? Consent of the parties must be free and not obtained through coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। यानी कि पक्षकारों की जो सहमति है वो क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। वह किसी बल से, अनुचित प्रभाव से, धोखे से, गलत प्रस्तुति या भूल से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? द कंसेंट मस्ट बी फ्री एंड द जेन्युइन वन। अब किसी भी कंसेंट को आप फ्री कब कहते हो? अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन दे आर ऑफ द सेम माइंड, व्हेन द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट आर ऑफ द सेम माइंड ऑन द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो भी मटेरियल टर्म्स है, आप दोनों का जो माइंड है सेम होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर के। बोथ ऑफ द पार्टीज मस्ट बी टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम मैनर, तभी वो कंसेंट क्या होगा? फ्री होगा। और उस कंसेंट को लेने के लिए बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे आप मूवीज में देखते हो, गन के रख देते हैं सिर पे और बोलते हैं साइन करो इस डॉक्यूमेंट को, है ना। किसी को किडनैप कर लिया और अपनी प्रॉपर्टी साइन करा ली, तो वो क्या है? वो वैलिड नहीं होते साइन, लेकिन द ऑनस लाइज ऑन द डिफेंडेंट कि उसको वो प्रूव करना पड़ता है कि भी मेरे से ये इस कंडीशन में साइन करवाए गए हैं। अगर वो व्यक्ति ये चीज प्रूव कर देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाता है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, जो आप मूवीज में देखते हो। नेक्स्ट, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस। बच्चों अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए क्या होता है कि दो पार्टीज होती हैं और एक पार्टी एक इस कंडीशन में होती है कि वो दूसरी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉस अपनी पोजीशन का फायदा उठा के अपने सबॉर्डिनेट से कुछ भी प्रेशर दे करके काम करा रहा है, तो वो क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है। फ्रॉड, पता ही है, धोखा। मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत चीज प्रेजेंट करना। मिस्टेक, भूल। बाकी इन डिटेल में आप ये सारे क्वेश्चन जब हम इन चैप्टर्स में आएंगे आप पढ़ोगे। तो अब इसका एग्जांपल अब मैंने क्या बता रखा है यहाँ पर देखो, इफ समवन इज फोर्स टू साइन एन एग्रीमेंट अंडर द थ्रेट इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि थ्रेट, उसको डरा करके आप साइन करवा रहे हो ना, तो यहाँ पर आपने कोर्सियन का यूज किया है, बल का प्रभाव है, तो इसीलिए उस जो एग्रीमेंट में स्वतंत्र सहमति नहीं है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं बच्चों। दो फ्रेंड्स हैं ए और बी। ए के पास है दो कारें, ठीक है। एक मान लो उसके पास है बलिनो और दूसरी उसके पास है ब्रीजा, ठीक है। अब ही वॉन्ट्स टू सेल हिज कार टू बी, और ए बी को कहता है कि मेरे को ना अपनी कार सेल करनी है और इतने की बेचूंगा, आई विल बी सेलिंग इट अराउंड फॉर 3 लाख। तो बी सोचता है अरे वाह, क्योंकि ए, उसको नहीं पता कि ए के पास दो कारें हैं, ठीक है, ब्रीजा और दूसरी मैंने कौन सी बताई? बलिनो। चलो मैं अभी बलिनो बोल रही हूँ, मुझे नहीं याद मैंने अभी कौन सी बताई। तो ब्रीजा और बलिनो। ए सोच रहा है कि मुझे बलिनो सेल करनी है और बी सोच रहा है कि इसको ब्रीजा सेल करनी है। तो अब यहाँ पर दोनों पार्टीज आर ऑफ नॉट ऑफ सेम माइंड, आर नॉट ऑफ सेम माइंड। तो ऐसे वाला कॉन्ट्रैक्ट जब वो सेल करने पे जब वो कार देगा तो कहेगा ये तो मैंने लेनी नहीं है, मैंने तो दूसरी लेनी थी। तो दे आर नॉट ऑफ द सेम माइंड, हेंस द फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति इज नॉट देयर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। वैध उद्देश्य होना आवश्यक है बच्चों। वैध उद्देश्य क्या है? लॉफुल होना चाहिए, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि कानून के द्वारा प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब इलीगल चीज नहीं होनी चाहिए कोई भी बच्चों, जैसे अ कॉन्ट्रैक्ट टू स्मगल गुड्स इज void, ठीक है। तो बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अब स्मगलिंग क्या है? अनलॉफुल है। अगर आपने किसी के साथ स्मगलिंग का कोई काम कर रहे हो और उसने आपके पैसे नहीं दिए तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि वो वॉइड है, वो इलीगल है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कंसिडरेशन बच्चों पास्ट भी हो सकती है, ये प्रेजेंट है, ये पी है यहाँ पर, डिलीट है, आई डोंट नो, टाइपिंग एरर है, इग्नोर। तो कंसिडरेशन जो प्रतिफल है, प्रतिफल जो है पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक होना आवश्यक है, ठीक है बच्चों। आई हैव ट्राइड टू कीप इट शॉर्ट टू डेवलप अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग।
7th इज सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, नियम और शर्तों की स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो उसमें आप जो भी कंडीशंस या आपके दिमाग में कुछ भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, वो सर्टेन होने चाहिए, वो एम्बिगुअस या वूग नहीं होने चाहिए, निश्चित होने ज़रूरी है। यदि वो अस्पष्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, अमान्य होगा, वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें सर्टेन कैसे होगा बच्चों, सर्टेन में है एन एग्रीमेंट स्टेटिंग ए विल सेल समथिंग टू बी समडे इज वॉइड ड्यू टू अनसर्टेनिटी, यानी कि ए कहता है कि मैं कभी तुझे कुछ तो दूंगा, कभी तो तेरे को कुछ बेचूंगा, कब बेचेगा भाई, क्या बेचेगा, सो देयर इज नथिंग डिफाइंड, सर्टेन नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है, ना ही समय और ना ही कोई चीज, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, अमान्य होगा। ठीक है। 8th पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन की संभावना। सबसे पहली चीज कि वो परफॉर्म करने लायक होना चाहिए, जिसको आप पूरा कर सको। ठीक है, जो चीज आप पूरी ही नहीं कर सकते हो, जो चीज पूरी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, आप ऐसे काम को करने का अगर कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, वो एग्रीमेंट ही रह जाता है। द एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स आर वॉइड। अनुबंध को पूरा किया जा सकने योग्य होना चाहिए, असंभव कार्यों के लिए किए गए समझौते अमान्य माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग अ स्टार डाउन फ्रॉम द स्काई इज नॉट वैलिड। एक फ्रेंड अपने दूसरी फ्रेंड को बोलता है कि जस्ट तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊँगा। ठीक है, तो शादी हो गई, अब वो तो तारे तो तोड़ के नहीं ला सकता ना, तो वो कोर्ट में केस कर सकती है, नहीं कर सकती, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, तो इसीलिए ये पहले से ही वॉइड था। अच्छा, एक इसका और एग्जाम्पल है, आप लोग तांत्रिक के पास चला जाता है और द पर्सन सेज कि आई विल बी इंजेक्टिंग द न्यू लाइफ इनटू द डेड बॉडी, मैं इसको जीवित कर दूंगा, तो क्या वो कर सकता है? नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। उसने आपसे 4-5 लाख रुपए ठग लिए एंड देन यू गेट टू नो कि इसने तो मेरा बंदा भी नहीं जिंदा किया, तो हु इज रॉन्ग? यू आर रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट, compliance with the legal formalities, this is the last point. Compliance with the legal formalities means कानूनी औपचारिकताओं का पालन, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेलिटीज हैं जिनको पूरा करना जरूरी है, सच एज बीइंग राइटिंग रजिस्टर्ड एंड साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस। तो क्या ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो मौखिक रूप से किए गए समझौते हैं, क्या वो अनुबंध नहीं बन सकते? बन सकते हैं बच्चों, लेकिन अगर रिटन होगा तो इट इज ईजी टू प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप अपनी प्रॉब्लम के केस में, डिस्प्यूट के केस में आप अपना जो पक्ष है वो कोर्ट में रख सकते हो, इसीलिए रिटन इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, तो कुछ अनुबंध है, लेकिन कुछ केसेस में औपचारिकताएं आवश्यक हैं कि वो लिखित होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए, गवाहों की उपस्थिति होनी चाहिए। जैसे कि आप प्रॉपर्टी वगैरह, रियल एस्टेट के कुछ एग्रीमेंट्स हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो एक ए ने बी को ट्रांसफर कर दी, तो ऐसे तो नहीं ट्रांसफर होगी, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, प्रॉपर पेपर ट्रांसफर नहीं होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, वो प्रॉपर्टी उसी के नाम मानी जाएगी। ठीक है, तो here are the 9 essential legal elements, सारे के सारे पूरे होने जरूरी हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? वाइल, आप कंक्लूजन भी लिखना जरूरी होता है बच्चों लास्ट में, सो एज टू स्कोर गुड मार्क्स। वाइल ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, दे नीड टू मीट स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स टू बी एनफोर्सेबल। चाहे सभी अनुबंध समझौते होते हैं, लेकिन वो वैध तभी बनते हैं जब वे सभी आवश्यक कानूनी शर्तों को पूरा करते हैं। तो एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन इट फुलफिल्स द एसेंशियल एलिमेंट्स। अब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब वो एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा करेगा।
जैसे कि लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, लीगल कैपेसिटी, लॉफुल ऑब्जेक्ट. Contracts are critical in maintaining legal and economic order by ensuring that promises made by the parties are honored and disputes are resolved effectively. कॉन्ट्रैक्ट को ही आप लीगली इन्फोर्स कर सकते हो और कोर्ट में उसको ऑनर करने के लिए अपील कर सकते हो, एग्रीमेंट को नहीं. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. आई होप आपको सब समझ में आया होगा एंड लेट मी नो in case you have any doubts through the comments. I'll try to solve all. Thank you.